कश्मीर के लोग आज भी पूरे सरकार से नाराज़ हैं। कहते हैं कि हम कहते हैं कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। फिर आपने पाकिस्तान के साथ बात कैसे की? अरे 1971 को दोहराइए, 10 टुकड़े कीजिए पाकिस्तान के, तब जाके कश्मीरियों को चैन आएगा। भारत के हक में होगा अगर हम एक फुल फ्लेजेड वॉर में चले जाएं पाकिस्तान के साथ, उसको सबक सिखाने के लिए। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या ये भारत के हक में होगा कि हम पाकिस्तान को जैसा सबक सिखाने की बात आप कर रहे हैं उसके लिए हम आगे बढ़ें। जंग फिर से होती है भारत के साथ तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि सिंतास मुआहदा जो रद्द किया गया है, इसको लेकर के हम भारत पर हमला कर देंगे। कर दें? हमने क्या चूड़ियां पहनी है? आपको पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है जो आपने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी की है? पंजाब और जम्मू कश्मीर का। पंजाब और कश्मीर। इसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? किसके लिए? ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कश्मीर का नुकसान हुआ, ना कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं ना बीजेपी को। वो दावा करते हैं ना कि हमने रफाल भी गिराए, एक जरा सबूत दे दे। दुनिया जानती है हकीकत क्या है। भले ही हकीकत जानती होगी मुदस्सर साहब, लेकिन क्या हमारे देश का विपक्ष जानता है? क्योंकि कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक तौर से ये कह रहे हैं कि भाई सरकार छुपा रही है, भारत की वायुसेना का बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कई जेट्स मार गिराए गए। इस तरीके के बयान जब आप सुनते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। क्या ये 1971 की तरह एक बड़ा मौका नहीं था पाकिस्तान की 10 टुकड़े करने की? आपके पास इंदिरा गांधी जैसा वाला जिगर क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि सबसे शर्म की बात ये होती है जब आप एक मिलिट्री एक्शन पे बोलते हैं। कि 1971 की जो लड़ाई थी वो भारत के जवानों ने लड़ी थी, उसका क्रेडिट फिर कांग्रेस क्यों लेती है? इंदिरा गांधी को क्यों उसका क्रेडिट दिया जाता है? इतना बड़ा हमला हो जाता है कश्मीर में, क्या स्थानीय लोगों की बिना मदद के ये संभव है? टेररिस्ट तो हवाई जहाज से नहीं आएंगे, वो बॉर्डर पार करके आएंगे। बॉर्डर पे कौन है? आम लोग हैं या फोर्सेस हैं? आप बताइए। ये बॉर्डर इतना लंबा है, कहते हैं वही इतने बड़े बॉर्डर को पूरी तरीके से सुरक्षित महफूज रख पाना संभव नहीं है। हमारे लिए पॉलिटिशियन से भी ऊपर फौज है हम कश्मीरियों के लिए। मुझे नहीं पता बाकी देश क्या सोचता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना जिम्मेदार है, सेना की तारीफ होनी चाहिए। तो क्या ये ऑपरेशन जो होल्ड किया गया, सीज फायर हुआ, इसके लिए भी सेना जिम्मेदार है? अगर फिरदौस बरे रूए जमी अस्त, अमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्त। धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर में। लेकिन बीते कुछ दशकों से इस जन्नत पर आतंकवाद, अलगाववाद और दहशतगर्दी का काला साया मंडरा रहा है। इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? मकामी सियासत, पड़ोसी मुल्क, या कश्मीर और केंद्र के बीच तालमेल की कमी? भारत के इस अभिन्न अंग के रिश्ते घाव आज उस शख्स की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे जो शख्स दिन रात इन्हीं हालातों के बीच में रहता है। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे की बारीक जानकारी रखते हैं। मुदस्सर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका मुदस्सर साहब, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज की चर्चा बहुत खास रहने वाली है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। उसके मसले, उसके क्या मुद्दे हैं, उनको आपके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 3 महीने का वक्त बीत चुका है। हमने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए, कितना नुकसान हुआ कश्मीर का। लोग मारे गए, जो सीमावर्ती इलाके थे वहाँ पर घर टूटे, विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा था, बेपटरी हो गया, एक गैर यकीनी का माहौल लोगों के बीच में पनप गया। आज इन 3 महीने के बाद कैसे हालात हैं जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर इस वक्त ठीक हैं। हालात 2000 में ही ठीक हो गए थे और मेरे ख्याल से 2000 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आतंकवाद को वहाँ पे बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर दिया था।
और अब जो जो अमन वहाँ पे आ चुका था 2000 में 2000 दैट मीन्स 25 इयर्स बैक, तो हम सोच रहे थे कि अब जो है उसमें मज़ीद अमन जब आ गया है तो अब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम समझते थे कि वहाँ के लोग जो हैं अब खुली सांस में हवा ले पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने टेरर अटैक करवा दिया पहलगाम में, और वहाँ के लोग फिर बड़े नाराज़ हो गए मोदी गवर्नमेंट से और अमित शाह साहब से, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि पुलिस सेना सब उनके हाथ में है। अब वहाँ का चीफ मिनिस्टर होता तो हम वहाँ पे प्रोटेस्ट निकालते उसके ख़िलाफ़ और उनसे कहते कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, बिकॉज द फेलियर of intelligence, the failure to prevent the terror attack sponsored by the Pakistan, by the Prime Minister and the Home Minister. The people of Kashmir think that someone should take the responsibility. वहाँ के एलजी ने फिर बहुत दिनों के बाद कहा कि ये मेरा फेलियर है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वी नो दैट द एलजी इज़ द एजेंट ऑफ होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा हो गए। हमने वहाँ पे एहतजाज किया, हमने वहाँ पे नारेबाजी भी की और हमने कहा कि पाकिस्तान से बदला आप ले लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो गया तो उस बीच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब की बार पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। एक तो वो सबक होता है जो आप न्यूज़ में देखते हैं, दूसरा वो सबक होता है जो आप महसूस करते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि हमने दुश्मन को एक ऐसी सज़ा दे दी है कि अब वो दोबारा सर नहीं उठाएगा, हमारी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, हमारी तरफ आँख नहीं उठाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, पहले ट्रंप ने ट्वीट किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने हालांकि बाद में कहा कि ट्रंप का इसमें कोई हाथ नहीं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सीज़ फायर होना चाहिए और हमने मान लिया। जब लोगों ने ये सुना कश्मीर में, वो ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि हमने कहा बीजेपी का जो मौक़िफ़ है, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आज ये कहाँ है? आज टॉक्स कर रही हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बात मान रहे हैं, पाकिस्तान के कहने पे ये जंग को रोक रहे हैं। हमें 1971 याद आया। हमने कहा वो इंदिरा गांधी कहाँ है आज के देश में जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? आज वो इंदिरा गांधी कहाँ है जब अमेरिका, चाइना, रशिया दबाव बना रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मत छेड़ो? इंदिरा गांधी ने कहा आप अपनी फ़ौज भेज दें, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने हैं तो होने हैं। आज मामूली पाकिस्तान का एक डीजी हमको फ़ोन करता है पहलगाम टेरर अटैक करने के बाद और बोल देता है जंग रोक दो, और हम बोलते हैं ठीक है जी, आपने बोल दिया तो रोक देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कश्मीर लोगों के साथ? टेरर अटैक कश्मीर की सरजमीन पर हुआ, वो पूरे भारत के दिल पर चोट है, लेकिन आज भी कश्मीर के लोग पूछना चाहते हैं किसके कहने पर आपने ऑपरेशन सिंदूर को पास कर दिया? लेकिन जब और पाकिस्तान के साथ भी वही होना चाहिए जो एक आतंकवादी के साथ होता है। लेकिन कश्मीरियों का कहना है, सरकार कहती है कि जब हम आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती करते हैं, जैसे अभी हमने देखा जिस समय पहलगाम का टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जो सपोर्टर्स थे इन लोगों के, कहा गया कि स्थानीय लोगों ने जो समर्थन दिया, उन कुछ आतंकवादियों को, कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके घर गिराए गए, उनको ढूंढने की कोशिश हुई। जब ऐसे प्रयास किए गए सख्ती के, तो ये कहा गया कि भाई देखिए आप बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग संगठन जो हैं, तमाम मानवाधिकार संगठन वो वहाँ पर आ जाते हैं, महबूबा मुफ्ती विरोध करने लगती हैं। तो आपका जो स्टैंड है, मौक़िफ़ है कि नहीं, टेरर जो भी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटें। लेकिन जब सरकार अगर ऐसी कोशिश करती है तो फिर कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई ये मानवता के खिलाफ है, आप ऐसे लोगों के साथ क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आप 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, एक आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और दूसरा आप टेररिस्ट राइट्स की बात करते हैं। टेररिस्ट का कोई राइट नहीं होता। ह्यूमन राइट्स होते हैं सिविलियंस के, ह्यूमन राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स के। और अगर आप फॉरेनर्स की बात करें ना, जो टेररिस्ट ना हो, जो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हो दूसरे कंट्री से, उनके भी उतने अधिकार नहीं होते जितने यहाँ सिविलियंस के होते हैं। पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो सबसे पहले कश्मीर से ही उसकी निंदा हुई, कश्मीर से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हाँ, नेशनल चैनल्स का चलता रहता है क्योंकि उनको दाल रोटी भी पकानी है, तो उनको कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी होता है, वो चलता रहता है। और कश्मीरी लोग वो मुल्क से बेहतर जानते हैं, मुल्क के लोग भी जानते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मैच्योर पॉलिटिशियंस, न्यूज़ रीडर्स, न्यूज़ को समझने वाले, न्यूज़ को बनाने वाले वो कश्मीरी लोग हैं, क्योंकि पिछले 30-25 सालों से जो उन्होंने देखा है। तो बात यह है कि जब वो हुआ तो उसके बाद फ़ौरन जम्मू कश्मीर पुलिस ने
3 स्केचेस जो हैं वो इशू कर दिए और पब्लिक को कहा कि अगर आप इन टेररिस्ट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके पास तो आप फौरी तौर पर पुलिस को इतला करें। तो हर कोई कश्मीरी जो है वो इस रेस में लगने लगा कि सबसे पहले पुलिस को मैं बता दूं। 2 बातें थी, एक ये कि क्या पाकिस्तान से टेररिस्ट आके हमारे कश्मीर में टेररिज्म फैलाएंगे। जो हमारी हॉस्पिटलिटी है, कश्मीर की मेहमान नवाज़ी, वो बिल्कुल पंजाब जैसी मानी जाती है। जैसे आप दिल वाले माने जाते हैं हॉस्पिटल में, मेहमान नवाज़ी में, मेहमानों की सेवा करने में, वैसे ही कश्मीर भी माना जाता है। कश्मीर उससे आगे ही है। तो हमें बहुत गुस्सा था आम कश्मीरियों को। हमने कहा कि पाकिस्तान से 3 दहशतगर्द आएंगे और यहाँ पे उनका खून बहाएंगे, और वो भी मज़हब का नाम पूछ के, और वो भी उस कश्मीर में जिस कश्मीर के बारे में जब पार्टीशन में उधर के लोग भी मर रहे थे, इधर के भी लोग मर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा था मुझे उम्मीद की किरण कश्मीर से नज़र आती है। क्यों? कश्मीर में कोई पंगा नहीं हुआ, कश्मीर में कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए। हमें जब गुस्सा आया हमने प्रोटेस्ट किया, निंदा की, और उसके बाद जब स्केचेस टेररिस्ट के इशू हुए तो हर एक कश्मीरी उनको ढूंढने में लगा ताकि वो पुलिस को, आर्मी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, किसी भी एजेंसी को बता दे हाँ जी हमने उनको देखा या उनके बारे में कुछ पता चला, ताकि जल्द से जल्द उनको जहन्नम भेज दिया जाए उन टेररिस्ट्स को। जब उनकी स्केचेस आ गए तो उसके बाद जो आप इशारा दे रहे हैं कि कुछ दहशतगर्दों के घर गिराए गए, वो वाले टेररिस्ट्स नहीं थे। और ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि 90s में जब वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट हो गया था तो कुछ लोग टेररिस्ट बनने के लिए पाकिस्तान चले गए, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो फिर वो वापस नहीं आए। अब जिन लोगों के घर गिराए गए वो उनकी फैमिलीज थी। तो उस बारे में महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आया था कि टेररिस्ट के साथ आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन उनकी फैमिलीज के साथ आप क्यों कर रहे हैं। वो बयान ऐसा था। और समर्थन किसी ने टेररिज्म का कभी नहीं किया है। ये बताइए मुदस्सर साहब कि इसलिए देश को अगर देशभक्ति सीखनी है ना तो कश्मीर के लोगों से सीखे। लगता है वहाँ के स्थानीय दलों पर भी, कुछ नेताओं पर भी, कि कितने सही हैं ये मैं आपसे समझूंगा। पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगते हैं। जैसे मौजूदा वक्त में महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार का स्टैंड है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत अब नहीं होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के कहने पर रोकते हैं। हाँ, मतलब कहनी और करनी में फर्क है। पहलगाम का अटैक करते हैं नहीं। पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद तमाम तरीके के जो कूटनीतिक फैसले लिए गए, यहाँ जो उनके एनवॉयस थे, एम्बेसडर्स थे, उनको वापस रवाना किया गया। जो सिंधु जल संधि थी उसको बर्खास्त किया गया। भाई एक स्टैंड रखा गया सामने मौक़िफ़ कि भाई हम टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बट इट वेंट टुगेदर बाय पासिंग ऑपरेशन सिंदूर, इट वेंट टुगेदर। लेकिन पाकिस्तान के लिए महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि बातचीत होनी चाहिए। पहले एनसी भी कई बार इस तरीके के, एनसी के नेताओं भी की तरफ से भी इस तरह के बयान आते थे। इस बार उन्होंने नहीं कहा, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने खुल करके इस बात का समर्थन किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा होगा जिससे कि आपको पूरा पस मंजर समझ में आ जाए कि बातचीत करने के लिए आया हूं। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आरोप ये भी लगते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान परस्ती वाली जो सोच क्या कुछ लोगों में है कश्मीर में, ये बात मैं समझना चाहता हूँ। आरोप ये लगते हैं कि भाई इतना बड़ा हमला हो जाता है कश्मीर में, क्या स्थानीय लोगों की बिना मदद के ये संभव है? जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर वो इन लोगों के जो सीमा पार से आ रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, अगर वो स्थानीय लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा जब ये हमला हुआ उसके बाद एक लंबा अरसा लग गया उन आतंकवादियों को ढेर करने में जो इसके लिए जिम्मेदार थे। तब भी ये थ्योरीज फ्लोट की गई कि भाई वहाँ लोकल लोगों की मदद उनको मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या अभी भी कुछ फीसद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं या पाकिस्तानी वाली सोच रखने वाले लोग हैं? ऐसा है क्या? पहले मैं पहले सवाल पे आऊँगा। जो आपने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, क्या लोकल सपोर्ट के बगैर वो हमला कर सकते हैं, या हमला करने के बाद इतनी देर ज़िंदा रह सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र में नहीं आ सकते हैं? मैं पहले उस पर आऊँगा। देखिए, पाकिस्तान हम जानते हैं कि टेररिस्ट हवाई जहाज़ से नहीं आएंगे, वो बॉर्डर पार करके आएंगे। बॉर्डर पे कौन है? आम लोग हैं या फोर्सेस हैं? आप बताइए। नहीं, बॉर्डर इतना लंबा है, कहते हैं वही इतने बड़े बॉर्डर को पूरी तरीके से सुरक्षित महफूज रख पाना संभव नहीं है। संभव नहीं है जी। तो जो आतंकवादी फौज को चकमा दे सकते हैं वो लोकल्स को चकमा नहीं देंगे कि हम यहाँ हैं ही नहीं। अब दूसरी बात सोच लीजिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो,
ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, जिसमें हमें कहा जाता है कि ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ है, मिडल हिमालयाज़ कहाँ है, प्लेन्स कहाँ पे हैं, शिवालिक कहाँ पे हैं। ईस्टर्न घाट पढ़ाते हैं आपको, वेस्टर्न घाट पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ौज में रहे होंगे या फ़ौज के साथ आपने काम किया होगा एज अ जर्नलिस्ट, तो आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। एज अ लेमैन आप सोचेंगे कि कश्मीर में टेररिस्ट आ गया और उसने हमला किया। मैं एज अ कश्मीरी सोचूंगा कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ, वो भी पाकिस्तान से ही आए थे, तो लोकल्स ने सपोर्ट किया था क्या? लेकिन मैं हिस्ट्री को जानता हूँ, मैं ज्योग्राफी को जानता हूँ, मैं लेमैन नहीं हूँ। मैं फ़ौज की स्ट्रेटजीज़ को जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है मुंबई के लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की थी। गुजरात में उन्होंने टेररिस्ट अटैक करवा दिए पाकिस्तान ने, और टेररिस्ट आए थे समंदर के रास्ते से गुजरात, तो वो बोट चलाने वाला कौन था? गुजराती। और गुजराती ने बोला उनको कि आ जाओ मैं आपकी हेल्प करूँगा, उनको गनवंशन, बॉम्ब, बाकी चीज़ें उसने प्रोवाइड कर दी है। दिल्ली में टेररिस्ट अटैक करवाए पाकिस्तान ने, वो दिल्ली के लोगों ने उनको बोला था आ जाओ हम छुपने के लिए जगह देंगे, हम खाना भी देंगे। खाना तो उन्होंने किसी होटल से ही खाया होगा, किसी घर से ही खाया होगा, किसी ढाबे से ही खाया होगा, पानी तो किसी रेड़े वाले से ही लिया होगा। तो उस रेड़े वाले को हम बोल सकते हैं आपने आतंकवादियों का साथ दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी है। जो वो रेंज है पाकिस्तान और कश्मीर का, वो पूरा जंगल से भरा हुआ है। यानी वहाँ पे सिर्फ ये रास्ता नहीं है कि आप प्लेन से आए और प्लेन में चले गए, वहाँ पे रास्ते ऐसे भी हैं कि जंगल से आप वहाँ पाकिस्तान से चल पड़ेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चल पड़ेंगे, और जंगल के ज़रिए ही आप जो है कश्मीर पहुँच जाएंगे, पहलगाम पहुँच जाएंगे। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि इतने घने जंगल हैं कि आम लोग उनमें जाते ही नहीं हैं, आम लोग उन जंगलों में जाते ही नहीं हैं। अब वो जंगल के रास्ते आ गए, और मान लीजिए कि अब 3 आतंकवादी है, एक को उन्होंने मार्केट बेच दिया खाने पीने के लिए, अगर उनके पास नहीं है बेच दिया। अब वो किसी रेड़े वाले के पास चला गया, दुकानदार के पास चला गया, जैसे वो आतंकवादी गुजरात में, दिल्ली में या मुंबई में चले गए। अब उसको कहाँ पता है कि ये आतंकवादी हैं? आप देख लीजिए आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने कैसे की थी कि वो जंगल के रास्ते आए, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी भनक नहीं पड़ी, और फिर जो उन्होंने वहाँ पे हत्याएं की आम शहरियों की, उसके बाद वो भाग भी जाते हैं उन्हीं जंगलों में, और उन्हीं जंगलों में उनको ढूंढने के लिए हमारी फोर्सेस को 30 to 40 डेज़ लगते हैं। तो आपको ये समझना है कि वो किस तरीके से आजकल ज्योग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा, कश्मीर के लोग आज भी पूरे सरकार से नाराज़ हैं, कहते हैं कि हम कहते हैं कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। फिर आपने पाकिस्तान के साथ बात कैसे की? कैसे किया आपने उनके साथ बात? और दूसरी बात, जिन लोगों ने पहलगाम में मैसेकर किया आम शहरियों का, उनको तो हमने जहन्नम भेज दिया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको जहन्नम भेज दिया। पाकिस्तान के अंदर भी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने उसको भी तबाह कर दिया। क्या ये 1971 की तरह एक बड़ा मौका नहीं था पाकिस्तान के 10 टुकड़े करने के? आपके पास इंदिरा गांधी जैसा वाला जिगर क्यों नहीं? आपके पास उस जैसी सोच क्यों नहीं? जब वर्ल्ड पावर अमेरिका उसको कहता है पाकिस्तान के साथ मत छेड़ो, वो 2 टुकड़े करके दिखाती है। मुदस्सर साहब, जिस समय ये हालात बन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर वाले, उस समय 2 तरीके के लोग थे। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे कि नहीं भाई ये और लंबी चलनी चाहिए, और जब सीज़फायर हुआ, नहीं देखिए, लंबी क्या? हुआ, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जब सीज़फायर हुआ तो वो इसके विरोध में थे कि इतनी जल्दी जंग खत्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे, आप पॉलिटिशियंस की बात करें, मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, कि भारत आज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जंग, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ये बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है। तो ये कहा गया कि भाई अगर हम, क्योंकि जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन उसको ख़त्म करना किसी के हाथ में नहीं है, क्या ये भारत के हक में होगा अगर हम एक फुल फ्लेजेड वॉर में चले जाएं पाकिस्तान के साथ, उसको सबक सिखाने के लिए? आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या ये भारत के हक में होगा कि हम पाकिस्तान को जैसा सबक सिखाने की बात आप कर रहे हैं उसके लिए हम आगे बढ़ें? मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है। क्या ये देश के हित में है कि पाकिस्तान बार बार यहाँ आतंकवादी भेज दे? कभी मुंबई, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी कश्मीर। क्या ये देश के हित में है? और कितनी बार आपने बोला कि अब वो नहीं करेगा, हमने एक डेटरेंस पॉलिसी खड़ी कर ली है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने आपको गलत साबित कर दिया, बोला कि हम तो रुकेंगे नहीं।
पहलगाम वाला ही देख लीजिए, उससे पहले उड़ी का देख लीजिए। जब उड़ी का हुआ तब हमने कहा कि हमने सबक सिखा दिया। सबक तो सिखाया, लेकिन सबक ऐसा सिखाना है कि दुश्मन अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, वो दूसरी बार हमारी तरफ मेली आंख से ना देखे, उसको कहते हैं सबक सिखाना। एक तो होता है कि झगड़ा रोकना, कि जब भाई साहब झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरा होता है कि दुश्मन को आप बोल देते हैं कि भाई साहब गलत आदमी से लड़ रहे हो। वो इंदिरा गांधी ने किया था 71 में। अरे 1971 को दोहराइए, 10 टुकड़े कीजिए पाकिस्तान के, तब जाके कश्मीरियों को चैन आएगा। आतंकवादी हमला कश्मीर में हुआ, यह पूरे देश के सीने पे चोट हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करते हैं और ख़त्म पाकिस्तान करता है, और कहते हो कि पाकिस्तान ने बोला। आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है जो आपने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी की है? पंजाब और जम्मू कश्मीर का। पंजाब और कश्मीर। इसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? किसके लिए? ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कश्मीर का नुकसान हुआ, ना कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं, ना बीजेपी को, ना वीपी सिंह को। मैं देश को जिम्मेदार मानता हूं। देश के लोग बात क्यों नहीं करते? पॉलिटिशियन आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं। आप इस फैसले के और दूसरी बात, आप इस फैसले के हक में हैं? किसके फैसले? पानी रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि ये अगर जंग फिर से होती है भारत के साथ, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि सिंतास मुआहदा जो रद्द किया गया है, इसको लेकर के हम भारत पर हमला कर देंगे। कर दें। हमने क्या चूड़ियां पहनी है? कर दें जरा। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जंग नहीं। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। वो दावा करते हैं ना कि हमने रफाल भी गिराए। एक जरा सबूत दे दे, दुनिया जानती है हकीकत क्या है। चूड़ियां पहनी है उन्होंने। वो सिर्फ आतंकवाद फैला सकते हैं, जंग नहीं कर सकते। आपने बात कही कि भारत के जो जेट गिराने की बातें, बड़ी बड़ी बातें, जो दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए, ये सब झूठे हैं और दुनिया हकीकत जानती है। दुनिया भले ही हकीकत जानती होगी मुदस्सर साहब, लेकिन क्या हमारे देश का विपक्ष जानता है? क्योंकि कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक तौर से ये कह रहे हैं कि भाई सरकार छुपा रही है, भारत की वायुसेना का बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कई जेट्स मार गिराए गए। इस तरीके के बयान जब आप सुनते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं, मैं एज ए कॉमन सिटीजन बात कर रहा हूं, और मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूं कि हमारे ख्याल क्या है, वहाँ लोगों के ख्याल क्या है। जब आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं ना, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन हो, मैं दोनों को पॉलिटिशियन मानता हूँ। मुझे लगता है कि चाहे मोदी सरकार कुछ कहे या राहुल गांधी वाली अपोजिशन कुछ कहे, देश के लोग काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि दोनों वोट ही ढूंढ रहे हैं। मैं कहता हूं कि सबसे शर्म की बात ये होती है जब आप एक मिलिट्री एक्शन पे वोट मांगे। यार, हमारे जवान जा रहे हैं जंग करने के लिए, हमारे जवान जा रहे हैं दुश्मन को मारने के लिए। अगर आप कहें कि मैंने इनको भेजा तब अब मुझे वोट दो, यार मेरे ख्याल से वो शर्म की बात है। आपको सरकार चलानी है, चलाओ। आप बताओ, आपने कितनों को मुलाजमतें दी, आपने कितनी जॉब क्रिएट किए, आपने कितनी इंडस्ट्रीज लगाई, आपने कितना विकास किया, उस पर वोट मांगो। वो जवान के खून पे आप वो पॉलिटिक्स करोगे क्या? मेरे लिए सबसे पवित्र चीज़ है शहीद का खून, मेरे जवान का, जो बॉर्डर पे शहीद हुआ, जो जंग में शहीद हुआ, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी। उसका खून मेरे लिए पवित्र है, और उसके खून के लिए मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि इसने खून बहाया, मुझे वोट दो। मुदस्सर साहब, आपने शहादत पर सियासत का जो अभी जिक्र किया कि मौजूदा वक्त में जो भी सेना के ऑपरेशंस हो रहे हैं, इनका क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती है। ये गलत है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये गलत है। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोधी लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ से दलील ये आती है कि अगर हम पर ये इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं तो फिर इंदिरा गांधी पर भी लगाइए, कांग्रेस पर भी लगाइए, क्योंकि 1971 की जो लड़ाई थी वो भारत के जवानों ने लड़ी थी। उसका क्रेडिट फिर कांग्रेस क्यों लेती है? इंदिरा गांधी को क्यों उसका क्रेडिट दिया जाता है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये तो अच्छी बात कही है उन्होंने कि कांग्रेस जो है, अगर वो 1971 का क्रेडिट लेती हैं, गलत करती हैं। एज ए सिटीज़न मैं आपको बोलूँगा कि मेरे लिए माने नहीं रखता बीजेपी, कांग्रेस, आप या कोई और पार्टी। मेरे लिए माने रखता है जवान, जिसने अपना पवित्र खून बहाया इस देश के लिए, जिसने हमारी सुरक्षा के लिए
अपनी शहादत जो है वो पेश की। हम उन जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रिब्यूट्स कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं ट्रिब्यूट्स को? श्रद्धांजलि। हाँ, जो उन्हें हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उर्दू में हम कहते हैं खराज अकीदत, तो हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और हमारे लिए पॉलिटिशियन से भी ऊपर फौज है हम कश्मीरियों के लिए। मुझे नहीं पता बाकी देश क्या सोचता है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा अहमियत जवान की है, चाहे पुलिस का जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान हो, सीआरपीएफ का जवान हो, आर्मी का जवान हो, बीएसएफ का जवान हो, एसएसबी का जवान हो। और मैं आपको बोलता हूँ कि जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, शायद देश के लोग उनका नाम भी नहीं जानते आर्मी के बगैर, लेकिन जितनी कुर्बानियाँ बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, एसएसबी ने कश्मीर में दी है, उन्हें हम दिल में रखते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और हम जानते हैं कि आर्मी के बगैर भी और सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। और उस जवान ने जिसने लाल चौक में खड़े होके गोली खाई देश के लिए, जिसने बॉर्डर पे खड़े होके देश की सुरक्षा के लिए शहादत पेश की, उसकी कदर हम जानते हैं। ये पॉलिटिशियंस। आप सुरक्षा बलों की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के में हालात, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए और जैसी दहशत पूरे देश में जैसी दहशतगर्दी जैसी परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बनती हैं, ये कहा जाता है कि उसको कर्टेल करने के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती कश्मीर में इस वक्त है। आंकड़े भी ये बताते हैं। इसका विरोध भी बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को आपने कैद कर रखा है, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पर लगा रखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कहते हैं कि भाई मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को कैद कर लिया है, इतने ज़्यादा सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद हैं। आपकी भी ऐसी राय है क्या? नहीं, मेरी ऐसी राय नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात की वजाहत करना चाहूँगा। देखिए, एक तो ये है कि कश्मीर में ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स, बट कहा जाता है कि 40%, 50% या 60% जो हमारी आर्मी है वो कश्मीर में मौजूद है। तो उसमें क्या है? वो पाकिस्तान में थोड़ी मौजूद है, अपने ही कश्मीर में मौजूद है। उसमें गलत क्या है? हमारी सेना को जब ज़रूरत पड़ेगी ना किसी दूसरे देश में जाने के लिए और वहाँ पे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, तो वो भी करना जानती हैं। तो खैर, कश्मीर की बात करूँगा। कश्मीर में वो हैं, वो हमारे जवान हैं, हमारे भाई भी हैं। और रक्षाबंधन होता है तो लोकल ख़वातीन, वुमेन, लड़कियाँ उन्हें राखी बांधती हैं। होली, दिवाली होती हैं तो हम कैंप में जाते हैं, उनके साथ ये त्यौहार मनाते हैं। जब आतंकवादी हमला होता है तो हम फ़ौज के साथ खड़े रहते हैं। आप बताइए, हमारे लिए कोई सेवा, क्या हम कोई मदद कर सकते हैं? उससे कहते हैं बोल बात नहीं। एनकाउंटर साइट पे जाते हैं और फ़ौज को बोलते हैं पानी चाहिए आपको, चाय मंगवा ले, खाना मंगवा ले। उनके पास सब होता है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्यार देने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। गोली पहले हमें लगनी चाहिए क्योंकि हम भी देशवासी हैं, उसे कहते हैं हुबुल-वतनी। और ऐसे मनाजिर आप कश्मीर में देखेंगे। नेशनल टीवी पे नहीं, नेशनल टीवी पे वो मौकरी दिखाते हैं, कार्टून चलाते हैं एक दूसरे के। पहलगाम का जो हमला हुआ, ये बताया जाता है और आंकड़े भी हैं कि टूरिज़्म पिछले कुछ समय से लगातार कश्मीर में बढ़ रहा था। जो एक अमन की स्थितियां वहाँ पैदा हो रही थी, इसके चलते बड़ी संख्या में न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी वहाँ पर आ रहे थे। एक बहुत बड़ा झटका लगा है टूरिज़्म इंडस्ट्री को इस हमले के बाद। हाँ, अब आपने इससे ही बात कही। हालात जो हैं उनको मौजूदा वक्त में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने अच्छी बात की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कश्मीर टूरिज़्म से कश्मीर की इकोनॉमी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। टूरिज़्म इज़ नॉट द बैकबोन ऑफ कश्मीर इकॉनमी। दूसरी बात ये कि लेकिन हमें अच्छा लगता है जब टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। जब मैं भी शाम को फैमिली के साथ निकलता हूँ डल झील के किनारे घूमने के लिए और देखता हूँ कि गुजरात से, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, देश के मुख्तलिफ़ स्टेट से, पंजाब से लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए और फैमिलीज़ के साथ। तो मेरी फैमिली को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कहीं पे रुकते हैं, देखते हैं फैमिलीज़ एंजॉय कर रही हैं, फ़ोटो खींच रही हैं। तो कभी किसी को मदद चाहिए तो हम जाते हैं कि हम कोई मदद कर सकते हैं। या वहाँ पे आपको कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं दिखेगा। क्यों? मान लीजिए आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट आ गए, आपका बटवा खो गया, तो 10 लोग आपको पैसे देने के लिए आ जाएंगे और कहेंगे कि चलिए आप हमारे घर में रहिए। ऐसा कल्चर है। और जहाँ तक मुझे पता है पंजाब में भी तकरीबन ऐसा ही कल्चर है कि यहाँ लोग बड़े मेहमान नवाज़ हैं।
तो और दूसरी बात कि जहाँ पे भी आप जाएंगे लोग आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत प्यार। खासकर जब आप श्रीनगर से जाएंगे ना गांव में, तो लोग वहाँ पे आपको बोलेंगे क्यों होटल में रहना, हमारा घर है ना, आइए। मतलब इतने खुश होते हैं लोग वहाँ से। इसलिए नहीं कि टूरिस्ट से पैसा मिलता है, इसलिए कि ये हमारे गेस्ट्स हैं। 2010 में टूरिज्म ज़बरदस्त बढ़ा। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन रहे और ना वो कभी चाहेगा। इसीलिए कश्मीर के लोग नाराज़ हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को पास क्यों कर दिया। देखिए, आप जालंधर में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई देश के किसी और हिस्से में रहता है, तो वो सोचते हैं कि चलो जी हमने पाकिस्तान के अंदर घुसा, वहाँ पे ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया तो बस हो गया काम। लेकिन कश्मीरी जानता है काम नहीं हुआ। कश्मीरी को पता है पाकिस्तान आतंकवाद भेजेगा, फिर से भेजेगा और हम में से ही किसी को मारेगा। पाकिस्तान ने अब तक किसको मारा? कश्मीरी मुसलमान को। अब वो छोड़ दीजिए पॉलिटिशियंस की बात कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो आप आंकड़े देखेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड देखेंगे, आपको पता चलेगा कि 5 लाख मुसलमान पाकिस्तान ने मरवा दिए कश्मीर में। और जब हमले हो रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसने सबसे ज़्यादा मस्जिदों को वहाँ पे बॉर्डर साइड में नुकसान पहुँचाया, गुरुद्वारा को नुकसान पहुँचाया। अब पाकिस्तान, हम कहते हैं, वो लिखते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस्लामिक रिपब्लिक। असल में कोशिश होनी चाहिए कि वो लिखे रिपब्लिक ऑफ टेररिज्म। वो ऐसी कंट्री है और वो अपनी चीज़ों से बाज नहीं आएगा जब तक 1971 की तरह उसके अब 2 टुकड़े नहीं 10 टुकड़े करने हैं, तब जाके वो संभल जाएंगे। नहीं तो तब तक आतंकवाद चलता रहेगा कश्मीर में। आपने बताया कि अब जो मौजूदा हालात हैं उनमें जब आप देखते हैं कि घरों से बाहर निकलते हैं तो कोई बंगाली, कोई असम से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, हमेशा से, वहाँ आज ही पर नहीं, हमेशा से आते हुए अगर दिखते हैं और बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। एक दौर था जब इतनी दहशतगर्दी थी कि लोग जम्मू कश्मीर के बारे में कि हमें वहाँ जाना है ये सोचने पर भी डरते थे। हाँ, वो अगर एक ये नॉर्मलसी आ रही है, सोच थी जी। अगर ये नॉर्मलसी आ रही है तो इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? नॉर्मलसी के लिए मैं मनमोहन सिंह की सरकार को देना चाहूँगा, जिन्होंने 2000 में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए कि और मैं उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, मनमोहन सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद, दे डिड एन एक्सलेंट जॉब। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं कि 99% फॉरेन टेररिस्ट्स हैं, तो फॉरेन टेररिस्ट जहाँ भी मिले ना उनको किल करो, कैच मत करो। कैच का मतलब होता है कि आपने पकड़ लिया फिर जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी बनाते हैं, मुफ्ती सईद की ये पॉलिसी थी और मनमोहन सिंह ने उसको माना। कहा कि हम फॉरेन टेररिस्ट को कैच नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, किल करेंगे सीधे। और वो अच्छी पॉलिसी थी, वो हुआ, आतंकवाद ख़त्म हो गया। और अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम 2010 तक फिर हमें बताया गया था वहाँ पे ऑफिशियल तकरीबन 30-40 टेररिस्ट्स थे और वो भी FTs थे। और इस वक्त जो ऑफिशियल फिगर हैं मेरे ख्याल से कभी बोलते हैं 120 हैं, कभी बोलते हैं 140 हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह 2010 तक उनकी सरकार थी और 2010 में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से, तब तक तो आतंकवाद डिक्लाइन हो चुका था। लेकिन तब एक बात थी ना, ये जो पहलगाम अटैक है ना, दिस इज़ वन ऑफ द डेडलेस्ट टेरर अटैक इन कश्मीर। इससे पहले ऐसा आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ है वहाँ पे कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं फिर इतना बड़ा हमला करते हैं। तो कश्मीर के लोग इससे भी नाराज़ हैं, कहते हैं कि देखो जब तक हमारा अपना होम मिनिस्टर हुआ करता था यहाँ स्टेट में और अपना चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, इतनी मजाल तो पाकिस्तान की नहीं थी। अब होम मिनिस्टर खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं सिक्योरिटी को, प्राइम मिनिस्टर खुद सिक्योरिटी को देख रहे हैं कश्मीर की, और पाकिस्तान की इतनी मजाल। यानी उमर अब्दुल्ला से डरता है पाकिस्तान कि मैं आतंकवादी हमला नहीं करूँगा। अब उसको लगता है कि स्टेट नहीं है, अब वहाँ पे सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। उनके दौर में भी तो बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, पाकिस्तानी आतंकवादी आकर के हमले करते थे। हाँ, लेकिन मरते कितने लोग थे? लोगों को मजहब पूछ के मारते थे लोगों को। कितने लोग मरते थे उस बम ब्लास्ट में? 2 लोग मरते थे, 3 जख्मी होते थे। और क्या आतंकवादियों की कभी हिम्मत हुई कि वो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाके गन निकाल के मार दे लोगों को? हुई कभी उनकी हिम्मत? लेकिन आज कुछ अलग ही कश्मीर है
कि पाकिस्तान को जब मर्जी चाहे भेज दो आतंकवादी, जैसे उसको डर ही नहीं है। कश्मीर के लोग इस बात से परेशान हैं। आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उसका क्रेडिट दे रहे हैं कि इन लोगों ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। नहीं, लेकिन फौज ने लड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया। नेतृत्व तो आपने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और मनमोहन सिंह थे, मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेट्स की बात कर रहा रहे हूँ, थे। मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ। या मैं आपको बता रहा हूँ जो निर्देश ये है लिखिए। मुदस्सर साहब, वो तो हाँ। पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ही मिलेंगे ना। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि हमारे सेना ही सुप्रीम है। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वही सेना को आदेश देगी, तभी तो सेना काम करेगी। देखिए, आदेश क्या होता है, इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के पास है कि वो कभी भी डिक्लेयर वार या पीस कर सकता है किसी कंट्री के साथ। तो क्या प्रेसिडेंट की तरफ से कोई प्रोक्लेमेशन आया कि हमने पाकिस्तान के साथ वार करना है या चाइना के साथ वार करना है, या वी आर इन द स्टेट ऑफ पीस विद द पाकिस्तान और चाइना? ऐसा प्रेसिडेंट ने नहीं कहा ना। जब कभी भी वार डिक्लेयर होता है तो वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। तो ये तो कह रहे हैं कि वही कोई मैं जंग नहीं, जैसी मैं हालात आपको नहीं थे। समझाता हूँ एक अहम जी। बात। जो बाकी एक्शंस होते हैं ना वो आर्मी खुद करती हैं। जो आर्मी होती है ना वो उसको किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ नहीं तो operation- सिर्फ जी। पीस के लिए और वार के लिए, पीस और वार के लिए प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन। तो ये ऑफिशियली वॉर का तो इसमें था भी नहीं ना सीन की, नहीं हम तो ये officially ऑफिशियल war वार पे नहीं जा था रहे ना। हैं। तो वही हाँ। मैं कह रहा हूँ, इट वाज अ मिलिट्री एक्शन और हम उनको सल्यूट करते नहीं तो हैं। फिर क्या हम ऑपरेशन रुकने के लिए भी मिलिट्री को जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना जिम्मेदार है, सेना की तारीफ होनी चाहिए, तो क्या ये ऑपरेशन जो होल्ड किया गया, सीज फायर हुआ, इसके लिए भी सेना जिम्मेदार है? वहाँ पे आपको एक बात ज़रूर देखनी होगी। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चालू हो रहा है। नहीं, वो तो गोपनीय रखा गया। हाँ, गोपनीय रखा गया। अनाउंस किसने किया कि हम रोक रहे हैं? ये ऐलान किसने किया? सबसे पहले तो ट्रम्प की तरफ से हुआ। किसकी तरफ से? सबकी तरफ से, ट्रम्प की तरफ से सबसे पहले ट्वीट नहीं, आया। ट्रम्प को जाने दीजिए, हाँ। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। विदेश मंत्रालय ने। तो वो आर्मी को बोलना था ना कि हम इसको पास कर रहे हैं। हम्म। जब विद्यालय ने किया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया, उसका मतलब है कि उन्होंने पहले आर्मी को बोला आप रुक जाओ, फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। तभी तो कह रहे हैं कि भाई नेतृत्व, जो राजनीतिक नेतृत्व है वही तो दिशा निर्देश देता है आर्मी को। अब समझिए इस बात को। जी। आर्मी ने एक्शन शुरू कर दिया। जब आप आर्मी को छोड़ते हैं ना फील्ड में, तो उन्हें पूरी आज़ादी दे दीजिए, बाद में उनके हाथ मत बांधिए। हमें दिक्कत उस बात से है। एपी सिंह जो एयर चीफ मार्शल हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें पूरी आज़ादी मिली थी, हमें नहीं रोका गया। अभी हाल में उनका बयान आया था, वायुसेना प्रमुख। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि हमें पूरी आज़ादी दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रोका, तो हमें उनसे शिकायत है। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर आपके कहने पर रोका गया है, तो हाँ, कश्मीर के लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं। और मैं खुल के उनसे कहूँगा कि जब भी आप कश्मीर आएंगे, हम आपको ये गिला ज़रूर करेंगे। आप हमारे सराखों पे, आप हमारे चीफ हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, अपने जवानों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपसे गिला है कि आपने गलत किया। मुदस्सर साहब, बहुत सी बातें करनी हैं आपसे, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास फ़िलहाल वक्त बहुत कम है। इस यकीन के साथ कि आप दोबारा फिर हमसे मिलेंगे ज़रूर, 100%। और एक लंबी चौड़ी बातचीत हम लोग जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर के फिर से करेंगे। यहाँ पर मैं एक मतलब पॉज दे रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को समाप्त नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज जुड़े और इतनी तफसील से हमने चर्चा करी। इससे पहले कि आप प्रोग्राम को क्लोज करें, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, गर फिरदौस बर्रू ये ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये एक मुग़ल बादशाह का शेर है। मुग़ल एक बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर। तो जो मुग़ल हैं उनकी हुकूमत दिल्ली से कश्मीर तक थी। तो कश्मीर जब वो आई तो उन्होंने जब वहाँ पे देखा कि ये जन्नत है, तो उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो उसी कहते हैं हमें अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी, हम यही चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की ये जो जन्नत वाली जो इमेज है वो बरकरार रहे, और जो भी इसमें खलल डाल रहा है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर के तमाम मसलों को लेकर के जिनका जिक्र हमने आज किया, आपकी क्या इस पर राय है, साझा करें हमारे साथ में ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।